हेलो, सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। स्रोत विधि क्या है, सोर्स मेथड, प्रकार, टाइप्स, प्रयोग, यूजेस, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, लाभ, मेरिट्स एंड हानियाँ, डिमेरिट्स। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले बटन को दबा लीजिए ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सोर्स मेथड, वास्तविक जो अनुभव होते हैं उनके माध्यम से पढ़ाया जाना सोर्स मेथड के अंदर आता है। सफल शिक्षक सदैव वास्तविक अनुभवों का महत्व समझते हैं और सोर्स विधि जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक स्रोत से पढ़ाना। जब विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव निरीक्षण जानकारी द्वारा पढ़ाया जाता है तो वो सोर्स मेथड कहलाता है, सोर्स विधि कहलाता है, जिसमें लिखित रिकॉर्ड, पुराने कंकाल, डायरी, चार्ट, पत्र, समकालीन दस्तावेज, सिक्के, मूर्तियाँ, बर्तनों के अवशेष, यंत्र, वस्त्र, शस्त्र, सड़कें, सेतु, पुल, मकबरे, भवन आदि चीज़ें आती हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को कोई ज्ञान देना, कोई जानकारी देना। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अगर पढ़ाना है तो जफरनामा ए रणजीत सिंह को पढ़ा दो, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ाना है तो जफरनामा ए गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो हमारे पुराने दस्तावेज होते हैं, ग्रंथ होते हैं, जो पुस्तकें होती हैं, वो सोर्स मेथड के अंदर आते हैं। इनके प्रकार क्या है? भौतिक स्रोत क्या होती है? इसमें प्राचीन भवन, खंडर, मूर्तियाँ, पहाड़, बर्तन चीज़ें आती है। मान लो सोर्स मेथड के जरिए आपको कुछ टॉपिक पढ़ाना है तो भवन, खंडर, मूर्तियाँ, पहाड़, बर्तन, सिक्के और भी प्राचीन वस्त्र, बर्तन, सिक्के, बहुत चीज़ें शामिल हो जाती हैं। मौखिक स्रोत में आ जाती है आत्मकथाएँ, लोकगीत, कथाएँ, किस्से, कहानियाँ। ये हमारे सोर्स मेथड के अंदर सेकंड जो पॉइंट है हमारा प्रकार, उसमें मौखिक स्रोत में आ जाते हैं। उसके बाद आते लिखित स्रोत, पत्र, पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, ग्रंथ। उसके बाद मान लो जैसे हमारे वेद, पुराण, उपनिषद या जो भी चीज़ें हैं, उनमें से हमें अगर पहली बातों को अगर समझना है, प्राचीन बातों को अगर समझना है तो वो लिखित स्रोत ही हमारे कारगर साबित होंगे हमारे सामने। उसके बाद आ जाता है कि प्रयोग क्या है, सोर्स मेथड के प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं। प्रयोग, प्रदर्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। मूल स्रोतों की उपयोगिता में विश्वास करने वाले शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष स्रोतों का प्रदर्शन करते हैं, जो स्रोत हैं उनका प्रदर्शन करते हैं और इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि वास्तव में वह उपयोगी है। वह मूल स्रोत की किसी एक ऐसी विधि या विशेष धारा को पढ़कर ऐसा कर सकता है जो उसकी बात का समर्थन करता हो, उनके विचारों के आगे प्रकाश डालती हो। परंतु शिक्षक को चाहिए कि वो प्रदर्शन के अंदर विद्यार्थियों के समक्ष इस बात को स्पष्ट करे कि मूल जो स्रोत है उसका उपयोग उचित समय पर ही किया जाए, केवल दिखाने के लिए न पढ़ाया जाए। उसके बाद आता है प्रावधानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्रोविजंस। मूल स्रोतों का प्रयोग करते समय शिक्षक विशेष विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व लगा सकता है कि वे विशेष धारणा का अध्ययन करें, परंतु चुनी हुई जो भी धारणाएं हैं वो रोचक और विशेष से संबंधित होनी चाहिए। उसके बाद समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या का समाधान मूल स्रोत की सहायता से किया जा सकता है। इसकी सहायता के लिए विद्यार्थी अपनी पाठ्यपुस्तक या अन्य प्रकार की जो सामग्री में पाई जाने वाली कोई भी अशुद्धि है उसको ठीक करने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा समस्या समाधान, तो प्रयोग आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कठिनाइयाँ क्या हैं स्रोत के अंदर। एक तो उपलब्धता में कठिनाई, प्रॉब्लम इन अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज। भारत में वास्तविक महत्व के मूल स्रोत विशेष रूप से जो विद्यार्थियों के अनुकूल हों कम उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध हैं वे किसी विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए हैं, तो उनकी उपलब्धता कम है, इसलिए कठिनाई है उनके माध्यम से पढ़ाने में। दूसरा क्या आता है? भाषा की कठिनाई। अब भूगोलिक, आर्थिक या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व की लगभग सारी मूल सामग्री ऐसी भाषा में उपलब्ध है जो भारतीय विद्यार्थियों के लिए विदेशी की तरह है।
हम अपने विद्यार्थियों से इस बात की आशा नहीं कर सकते कि वे अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी आदि भाषाओं को समझ सके जिनमें अधिक मूल सामग्री उपलब्ध है। अब इसमें मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। मान लो जैसे आज हम हमारे देश के अंदर प्राचीन काल के अंदर संस्कृत कंपलसरी होती थी। कंपलसरी का मतलब मानते हो कि जो हमारे वेद हैं, उपनिषद, पुराण है, वो संस्कृत के अंदर होते थे। अब धीरे धीरे संस्कृत का जो लेवल है वो घटता चला गया हमारे देश के अंदर, और जो संस्कृत भाषा है विदेशों के अंदर तो उसके ऊपर स्टडी चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर उस संस्कृत भाषा में ऑप्शन डाल दिया और विद्यार्थी 10th लेवल तक उसको अडॉप्ट करते हैं। किस लिए? भाई केवल मार्क्स आ जाएं, पास हो जाएं, बस। संस्कृत का ज्ञान उन बच्चों को हो नहीं पाता है। अब एक बात बताएं आप, अगर हमें अपने बच्चों को आगे वेद, पुराण, उपनिषद या कुछ भी पढ़ाना है संस्कृत भाषा में है, जो कैसे पढ़ा पाएंगे? जो संस्कार निकल कर संस्कृत से आते हैं वो संस्कार हम कैसे पढ़ा पाएंगे जब हमें वो संस्कृत, वो भाषा नहीं आती होगी? तो ये एक भाषा में कठिनाई है। उसके बाद विपरीत विचार। लेखक एक ही समय पर घटनाएं या आंदोलन का वर्णन अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थी एक ही घटना पर पाए जाने वाले अनेक मतों में खो जाते हैं। मतलब जो अध्यापक हैं उनके विचार अलग अलग हैं। कोई मान लो 1857 की क्रांति की शुरुआत मानेगा भाई यहाँ से हुई है, कोई बोलेगा इसने की है। मान लो अगर विचार विपरीत हैं तो क्या होएगा? वो कठिनाई सामने आती है। उसके बाद है लाभ। लाभ क्या है? ठीक है, अब लाभ क्या है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लाभ क्या है? सत्य के निकट। सत्य के निकट यानी जो सोर्सेज होते हैं, जो जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, सत्य के निकट, रियल टू रियलिटी। अध्ययन के कुछ उपविषय विद्यार्थियों को मात्र कहानियाँ ही लगते हैं, उनमें सत्य अनुभव नहीं होता। यदि ऐसे विषय वस्तु स्रोत के आधार पर पढ़ाई जाए तो विद्यार्थियों को सत्य का पता चल जाता है। दूसरा, क्रियात्मक विधि, एक्टिविटी मेथड। इस विधि द्वारा विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। विद्यार्थी स्रोत में से स्वयं पढ़ सकता है, फिर एक राय कायम कर लेता है। उसके बाद प्रेरक वातावरण, मोटिवेटिंग एटमॉस्फेयर। इस विधि द्वारा विद्यार्थी अधिक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। इस विधि में विद्यार्थी ठोस और वास्तविक स्रोतों का देखते हैं। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी ठोस और तथ्यों से अधिक सीखते हैं। यह विधि उनको सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। उसके बाद उत्सुकता। विद्यार्थियों के अंदर उत्सुकता रहती है क्योंकि नए नए जो स्रोत हैं उनके सामने प्रस्तुत किए जाने होते हैं। उसके बाद मानसिक शक्ति का विकास। मूल स्रोतों का प्रयोग विद्यार्थियों में उचित समीक्षात्मक चिंतन, विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए उनके अंदर मानसिक शक्ति का विकास करता है। अब कर लेते हैं इसकी हानियाँ। हानियाँ क्या हैं? एक तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि भाषा समस्या। जो भाषा हमें ही नहीं आ पाएगी तो उस जो स्रोत है हमें आज प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो वर्णन है हम कर पाने में असक्षम है, और उनका ऐप हमारा खुद असक्षम होने से क्या होता है? मान लो अरबी है, फारसी है, पाली है या और भी कोई भाषाएं हैं जो हमें नहीं आती है, तो उससे संबंधित जो स्रोत हैं विद्यार्थियों को हम उसका ज्ञान नहीं देने में असमर्थ होते हैं। दूसरा, संदर्भ पुस्तकों की कमी। अध्ययन के लिए विभिन्न विषयों के लेकर स्रोत संबंधी संदर्भ पुस्तकों की कमी होती है। उसके बाद तकनीक समस्या। अध्ययन के प्रत्येक उपविषय में यह विधि नहीं अपनाई जा सकती। स्रोतों का प्रयोग प्रत्येक शिक्षक के लिए सुगम नहीं होता, न ही उसको सभी प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकते हैं। उसके बाद खर्चीली। स्रोत का प्रयोग करने और उन तक पहुंचने के लिए बहुत धन और समय लगता है, तो विद्यार्थी और शिक्षक से ये बाहर है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है संपूर्ण विधि नहीं है। अपने आप में संपूर्ण विधि नहीं है। इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों से जोड़कर प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। तो ये था आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के लिए, पेपर 4th B B.Ed फर्स्ट ईयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो जाती रहे वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचती रही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो लिख देना। ओके, थैंक यू।